अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अमार के चैनल में आपका खुश आमदीद दिल से। वो इस कदर शर्मीला था कि अपने दोस्तों को मिलने से घबराता था। इसके बावजूद अपने दौर का बेहतरीन मुकर्रर बन गया। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस कदर मशहूर हों कि उनके नाम की जगह अक्सर उनके नाम के इब्तदाई हरूफ इस्तेमाल किए जाएं। उनमें आयरलैंड का एक बाशिंदा था, उसके नाम की इब्तदाई हरूफ GBS हैं। मेरे ख्याल में वो अपने वक्त का सबसे नामवर अदीब था। उसकी नाकाबिल एतबार ज़िंदगी की कहानी पर एक ऐसी किताब लिखी गई है जिसका उन्वान भी उसके नाम नहीं। फ़कत बर्नार्ड शॉ की ज़िंदगी अजीब रादात से भरी हुई थी। मसलन उसने फ़कत 5 बरस स्कूल में तालीम पाई, लेकिन रस्मी तालीम की कमी के बावजूद उसे अपने दौर का अजीम तरीन अदीब तस्लीम किया गया और उसे ज़िंदगी में वो एजाज़ हासिल हुए जो एक अदीब के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ होता है, यानी उसने अदबी दुनिया में काबिल प्राइज़ हासिल किया। ये इनाम 7,000 पाउंड पर मुश्तमिल होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने महसूस किया कि उसे एजाज़ और ना ही किसी रुपए पैसों की ज़रूरत, लिहाजा उसने रकम कबूल करने से इनकार कर दिया। आखिर उसे इस बात पर रजामंद कर लिया गया कि वो फकत 1 सेकंड के लिए रकम कबूल कर ले और एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से वापस कर दे। स्वीडिश अदबी इत्तेहादी नामी जमात के लिए वक्फ कर। बर्नार्ड शॉ के वालिद एक अच्छे आरैश घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसकी वालदा ने अपनी एक अमीर चची की मर्जी के खिलाफ बर्नार्ड शॉ के वालिद से शादी की थी। इस जुर्म की बर्दाश्त में उसकी चची ने उसे जायदाद से आग कर दिया। कुंबे की माली हालत इस कदर नाजुक हो गई थी कि बर्नार्ड शॉ को 15 बरस की उम्र में पेट पालने के लिए मजबूरन काम करना पड़ा। मुलाजमत के पहले बरस वो 1 पाउंड 9 वार से भी कम तनख्वाह पर काम करता रहा। फिर 16 बरस से 20 बरस की उम्र तक वो एक जिम्मेदार खजांची की हैसियत से फराइज मनसबी अदा करता रहा। उसकी हफ्तावार तनख्वाह 35 शिलिंग थी, लेकिन उसे दफ्तरी काम से नफरत थी। उसकी वजह थी कि उसकी तरबियत एक ऐसे घराने में हुई जहां इल्म, फन, अदब और मौसीकी की शुआएं रोशन थी। 7 बरस की उम्र में बर्नार्ड शॉ ने शेक्सपियर, बेनियान, अलिफ लैला और बाइबल का मुकम्मल मुताला कर लिया था। जब वो 12 बरस का था तो बैरन, चार्ल्स डिकन्स, डोमा और शेले उसकी नज़र से गुजर चुके थे। 18वें बरस में कदम रखने से पहले वो टाइन वाल स्टोट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर की निगाहशाह से वाकिफ हो चुका था। अजीम अदीबियों ने उसके तस्वर को तेज तर करके उसका ज़हन अजीब जवाबों की हमागा बना दिया था और वो उसी सबब अपने दफ्तरी अमूर में बिल्कुल दिलचस्पी न लेता था। उसका तस्वर तो फ़न, अदब, साइंस और मजहब के हुस्न और ज़ारों को अपना मस्कन बनाए हुए था। अपनी 20वीं सालगिरह से थोड़ा अरसा पहले बर्नार्ड शॉ ने खुद से कहा, जिंदगी फ़कत एक दफ़ा हासिल होती है, मैं इसे दफ्तरी उलझनों का शिकार हरगिज़ न होने दूंगा। लिहाजा 1876 में वो मुलाजमत तर्क करके लंदन चला आया, जहां उसकी वालदा मौसीकी की क्लासेस देकर गुजारा औकात कर रही थी। वहाँ बर्नार्ड शॉ ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया, जिससे उसे बेपनाह दौलत शोहरत मिली, लेकिन अदब के ज़रिए रोज़ी कमाने से पेशतर वो मुतवातिर 9 बरस तक लिखता रहा। उसने अपना सारा वक्त लिखने के लिए वक्फ कर दिया और रोज़ाना खुद को 5 सफ़े लिखने पर मजबूर करता, ज़्यादा नहीं, फ़कत 5 सफ़े। अपने मुतालिक जात बर्नार्ड शॉ लिखता है, मेरे अंदर तलब इल्म और तलार्क अभी तक छिपा बैठा था। अगर 5वां हिस्सा किसी जुमले के दरमियान ख़त्म हो जाता तो मैं वो जुमला अधूरा ही रहने देता और उसे अगले दिन मुकम्मल करता। 9 साल के अरसे में उसने 5 तवील नावल लिखे। उनमें से एक का नाम फनकारों के दरमियान मोहब्बत था। उसने अपने हर नावल का मसवदा इंग्लैंड और अमेरिका के पब्लिशर्स के पास भेजा, लेकिन हर एक ने उन्हें वापस भेज दिया। बाज़ पब्लिशर्स ने इतना ज़रूर लिखा कि वो उसकी अगली कोशिश को देखना पसंद करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी ने उसकी अदबी सलाहियतों पर नुक्ताचीनी ना की और उसे ये ना कहा कि वो कोई दूसरा काम करे
تو بہتر ہوگا۔ بات یہ تھی کہ اس کے خیالات ان کی سمجھ میں نہ آتے تھے۔ ان دنوں برنارڈ شاہ کی مالی حالت اس قدر خراب تھی کہ اس کے پاس اپنے مسودے ارسال کرنے کے لیے ٹکٹ خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ ادبی زندگی کے پہلے 9 برس میں اس کی آمدنی فقط 6 پاؤنڈ تھی۔ اس کے بدن پر اکثر پھٹے پرانے کپڑے اور جوتوں میں لمبے لمبے سوراخ ہوتے، لیکن وہ کبھی بھوکا نہ رہا۔ اس کی والدہ نان بئی اور پرچون فروش سے ادھار لے کر اسے بھوک کے چنگل سے بچا رہی تھی۔ اپنی ادبی زندگی کے ابتدائی 9 برس میں اس نے ادب سے پہلے ایک نئی دوا کے متعلق ایک مضمون لکھ کر 5 پاؤنڈ کمائے۔ 6 پاؤنڈ اس نے ایک دفعہ الیکشن کے موقع پر ووٹوں کی گنتی کر کے کمایا۔ تو پھر جارج برنارڈ شاہ زندہ رہنے کے لیے پیسے کہاں سے لاتا تھا؟ بلا تکلیف تسلیم کیا کہ اس نے کنبے کو اس کے سہارے کی اشد ضرورت تھی، لیکن وہ کنبے کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کرتا تھا۔ اس کے برعکس وہ کنبے کا دست نگر تھا۔ جیسا کہ جارج برنارڈ شاہ نے خود کہا، میں نے معاشِ بکھیڑوں میں خود کو ڈالنے کے بجائے اپنی والدہ کو ڈال رکھا تھا۔ پھر جارج برنارڈ شاہ فنون لطیفہ کی حیثیت سے خود کفیل ہو گیا۔ اس کی پہلی ادبی مالی کامیابی اس کے ناولوں کی بجائے اس کے ڈرامے ثابت ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ابتدائی ڈرامے ناکام بھی ہوئے۔ اس بات پر قطعاً یقین نہیں آتا کہ جارج برنارڈ شاہ، جو ایک بہترین اور اعلیٰ درجے کا مقرر تھا، بڑے سے بڑے مجمع کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور اہلی قوانین، جمہوری ہیرا پھیری، مذہبی اداروں اور انسانوں کو تقریباً تمام مروجہ روایات پر کھلم کھلا لڑائی تنقید کرتا تھا۔ وہ کبھی شرمیلے پن، انکساری اور احساس کمتری میں بھی بری طرح مبتلا ہو جائے گا۔ مثلاً جوانی کے دنوں میں کبھی کبھی جارج برنارڈ شاہ ان دوستوں کو ملنے کے لیے جاتا جو جولڈن میں دریائے میز کے کنارے رہتے تھے۔ ایسے موقع پر جارج برنارڈ شاہ کی کیا حالت ہوتی، اس کا نقشہ اس نے خود بیان کیا ہے۔